एल्डिहाइड तथा कीटोन्स भिन्न भिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। इसके अलावा ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं भी देते हैं और ये अपचयन अभिक्रियाएं भी देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोनों की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन्स दोनों में ही कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है और हमने कार्बोनिल समूह की संरचना भी देखी है। कार्बोनिल समूह की जो संरचना होती है उसमें हम जानते हैं कि कार्बन तथा उससे जुड़ा हुआ जो द्विबंध से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन तथा उसके दो अन्य समूह, चाहे वो हाइड्रोजन और एल्किल समूह हो या फिर दो एल्किल समूह हो, ये सभी एक प्लेन पर होते हैं, यानी कि इनकी संरचना जो होती है वह त्रिकोणीय समतलीय होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है और इसकी वजह से उस पर ऋणावेश होता है, जबकि जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें धनावेश होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रियाएं हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर द्विबंध उपस्थित है। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही यहाँ पर अटैक करता है तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकी संरचना समतलीय होती है और हम जानते हैं कि इसमें जो कार्बन होता है वह sp2 संकरित अवस्था में होता है। और जैसे ही इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो चूंकि यहाँ पर अब तीन बंध और वो जो द्विबंध है उसमें वह आकर एक नया बंध बना लेता है, तो इस समय अब जो कार्बन की संरचना होती है वह समतलीय त्रिकोणीय समतलीय न रहकर यह चतुष्फल की संरचना हो जाती है, क्योंकि ये जो प्लेन वाले तीनों बंध होते हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं और ऊपर एक यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाता है। और इस तरह से ये जो संरचना होती है जिसमें कि sp2 संकरित कार्बन था, अब यहाँ पर जो कार्बन की संकरण अवस्था होती है वह sp3 हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के विषय में जानने के पहले एक बात और हम यहाँ पर जान लें कि यहाँ पर हम देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, लेकिन दोनों की यदि हम रिएक्टिविटी की तुलना करें तो हमेशा जो एल्डिहाइड समूह होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रियाएं ज़्यादा शीघ्रता से हो पाती हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर हम देखें जो कार्बोनिल समूह की संरचना है उसमें कार्बन पर धनावेश है और यहाँ पर चूंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होनी है, इसलिए जितना ज़्यादा कार्बन पर धन आवेश होगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो पाएंगे। और हम जानते हैं कि जो एल्डिहाइड समूह होते हैं उसमें कार्बन से जुड़ा हुआ एक जो एल्किल समूह है और यहाँ पर दूसरा समूह जो होता है वह दूसरा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर जो एक मेथिल समूह है, और मेथिल समूह हम जानते हैं कि यह प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, यानी कि यह जो मेथिल समूह का जो कार्बन होगा वह कार्बोनिल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनों को धकेल देता है, जिससे यहाँ पर हम देखेंगे जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व की बढ़ जाएगा, जिससे उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें कमी आ जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होती हैं उसमें कमी आती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि जो भी समूह कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ जो भी समूह होगा जो कि इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा वह इस कार्बोनिल समूह की रिएक्टिविटी को कम करेगा। तो यहाँ पर हम देखें एल्डिहाइड में एक एल्किल मूलक है, मिथाइल मूलक है तो होता है, तो यहाँ पर हम देखें कि वह उसकी रिएक्टिविटी को कम करता है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं जो कीटोन समूह है, यहाँ पर कार्बोनिल समूह जो कार्बन है उससे जुड़े हुए दो दो एल्किल समूह या एरिल समूह होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कीटोन होती है उसके धन आवेश में और कमी आ जाती है
और यही वजह है कि एल्डिहाइड की तुलना में कीटोनों में जो यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होती है वो और धीमी गति से होती है। तो इस तरह से हम देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, ये कीटोनों की तुलना में अधिक शीघ्रता से फास्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण जिनके द्वारा हम समझेंगे कि इनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड का योग, कि यहाँ पर कार्बोनिल समूह में हाइड्रोजन साइनाइड का योग किस प्रकार से होता है और कौन सा उत्पाद बनता है। जब यहाँ पर एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, जब इसमें हाइड्रोजन साइनाइड का हम योग कराते हैं तो एक उत्पाद प्राप्त होता है जिससे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं साइनोहाइड्रिन, जिसमें कि कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक एल्किल समूह है और एक हाइड्रोजन तो पहले से ही यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर एक जगह पर उपस्थित होता है साइनाइड समूह और जो चौथा बंध उसका होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल समूह से, और ये जो संरचना हमें प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पर किस मैकेनिज्म के द्वारा ये साइनोहाइड्रिन बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन साइनाइड का योग हो रहा है वह यहाँ पर क्षार की उपस्थिति में होता है, और क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड में हम देखें कि इसकी जो संरचना होगी उसमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो साइनाइड समूह है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और जब यहाँ पर क्षार से प्राप्त OH, क्षार का काम है OH हाइड्रोक्साइड आयन देना, और ये यहाँ पर जब ये इससे क्रिया होगी तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वह हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। अब यहाँ पर बच गया है Cn माइनस आयन, यहाँ पर साइनाइड आयन बच गया है। अब ये जो साइनाइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल है, और अब जब हम इसकी क्रिया एल्डिहाइड से करेंगे आगे तो यह न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन है उस पर, कार्बोनिल कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर हम देखें कि इसके साथ साइनाइड की तरह यहाँ पर कार्बन बंध बनाकर जुड़ जाएगा, और इस तरह से हमें एक माध्यमिक स्पीसीज प्राप्त होगी जिसमें कि कार्बन से जुड़ा हुआ एक एल्किल मूलक होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक साइनो समूह जुड़ा होगा, और दूसरी ओर होगा जो कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए एक ही बंध, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक ही बंध रह गया है, इस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब यह आगे यहाँ पर विलयन में उपस्थित जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है जल से प्राप्त होने वाले, उनके साथ ये इसमें जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें एक उत्पाद प्राप्त होगा जिसे हम कहेंगे साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड में इसी प्रकार से हाइड्रोजन साइनाइड का योग होगा और इस तरह से हमें साइनोहाइड्रिन कंपाउंड प्राप्त होगा। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड में भी हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर, ये जो कार्बोनिल समूह है उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर भी इसी तरह से जिस तरह से हमने एल्डिहाइड में देखा, एसिटल्डिहाइड में देखा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी साइनो एक समूह जो कार्बन होगा उससे साइनाइड समूह जुड़ जाएगा और जो ऑक्सीजन है उससे यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम बताते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं बेंजल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम एलिफैटिक एल्डिहाइड, तो इनकी रिएक्टिविटी की तुलना हम करें तो भी हम देखेंगे कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है उनमें ये क्रिया फास्ट होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग उपस्थित होती है तो एरोमेटिक रिंग की जो वैसे भी इलेक्ट्रॉन रिच होती है और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से यहाँ पर कार्बन पर
इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाते हैं और यहाँ पर रिजोनेंस की वजह से जो स्पीसीज बनती है वो वापस रिजोनेंस की वजह से स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो फिनाइल समूह उपस्थित है वह भी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है और इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की को कम करता है। और इसीलिए यहाँ पर कंपेयर करें तो बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की यदि हम तुलना करें तो वहाँ पर एसिटाल्डिहाइड जो होंगे या एल्डिहाइड्स एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होंगे वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जबकि बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड कम सक्रिय होते हैं। इसी तरह से यदि हम कुछ उदाहरण ले लें और इनकी सक्रियता की तुलना करें, इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हमने लिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन, और यदि हम इन तीनों की सक्रियता की तुलना करें तो यहाँ पर सबसे अधिक जो सक्रिय होगा वो होगा एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट वाला एक ही समूह उपस्थित है, एक ही एल्किल समूह उपस्थित है। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखें कि बेंजल्डिहाइड में एक एरोमेटिक रिंग उपस्थित है, लेकिन इसका प्रभाव एल्किल समूह से कम होगा और इसलिए सेकंड नंबर पर जो होगा वो बेंजल्डिहाइड की सक्रियता होगी। और सबसे कम सक्रिय यहाँ पर होंगे कीटोन। यहाँ पर हम बता दें कि एल्डिहाइड और कीटोन की यदि हम तुलना करते हैं तो एल्डिहाइड हमेशा अधिक सक्रिय होते हैं कीटोनों से। तो इस तरह से हम इनकी सक्रियता की तुलना कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट तथा रिजोनेंस इफेक्ट के आधार पर। इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड तथा ब्यूटारल्डिहाइड। यहाँ पर 3 एल्डिहाइड हैं और यहाँ पर यदि हम इनकी सक्रियता की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर एक भी एल्किल समूह उपस्थित नहीं है जो कि प्लस आई इफेक्ट के द्वारा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाए तथा उसकी सक्रियता को कम करे। दूसरी ओर हम देखेंगे इससे जो कम सक्रिय होगा, यानी कि सेकंड नंबर पर जिसकी सक्रियता होगी वह होगी एसिटाल्डिहाइड की, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही एल्किल समूह उपस्थित है जो कि प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। दूसरी ओर यदि हम ब्यूटारल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि कार्बन से जुड़े हुए 2 एल्किल समूह हैं और इनके प्लस आई इफेक्ट बहुत अधिक होंगे और इसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम सक्रियता के साथ हो पाएगी। इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे जैसे कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़े हुए जो समूह होते हैं, यानी कि एल्किल समूह हैं, उनका आकार बढ़ता जाता है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पर आ जाता है और त्रिविम बाधा भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है आने वाले न्यूक्लियोफाइल के अटैचमेंट के लिए, और इसीलिए यहाँ पर इनकी सक्रियता कम होती चली जाती है। आइए अब हम एक और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं, जिसमें कि एल्डिहाइड तथा कीटोनों में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का योग होता है। यहाँ पर हम एल्डिहाइड का उदाहरण ले रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड, जिसका सूत्र है CH3CHO। हम जानते हैं एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल समूह होता है उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तथा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3 के साथ कराते हैं तो हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में चूंकि सोडियम धातु है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तथा बाकी जो स्पीसीज बचती है यानी कि HSO3 इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो योग अभिक्रिया होगी वहां पर सोडियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वह ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तथा HSO3 समूह यह कार्बन से जुड़ जाता है और इस तरह से हमें एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें कि कार्बन से एक तरफ मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक और ONA समूह जुड़ा हुआ है तथा एक और SO3H समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर SO3H समूह में जो हाइड्रोजन है वह भी पॉजिटिव चार्ज है तथा ONA में सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इन दोनों का आपस में स्थानांतरण हो जाता है जिसे हम प्रोटॉन ट्रांसफर कहते हैं
और इसके फलस्वरूप हमें एक क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है जो कि सफेद रंग का होता है। और इस संरचना का सूत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर होगा कार्बन जिससे जुड़ा हुआ होगा एक मिथाइल समूह, एक जुड़ा होगा हाइड्रोजन, एक और जुड़ा होगा हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह, और एक तरफ जुड़ा हुआ है SO3Na समूह। यह पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और यह जल में अविलेय होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड तथा कीटोनों को परिष्कृत तथा पृथक्कृत करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह जो व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड हमें प्राप्त होता है यह जल में अविलेय है। अतः ऐसे पदार्थों से पृथक करने के लिए जो कि ऐसे कार्बनिक पदार्थों से पृथक करने के लिए जो कि जल में विलय होते हैं, इस विधि का उपयोग किया जाता है। यदि हमारे पास ऐसा विलयन है जिसमें कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन के अलावा अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं, तो यहाँ पर हम उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है वह अवक्षेपित हो जाता है, जिसे पृथक कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें पदार्थ प्राप्त हुआ है, यह जब इसकी क्षार या डाइल्यूट अम्ल जैसे कि खनिज अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसकी हम क्रिया कराते हैं, तो यह पुनः अपनी मूल एल्डिहाइड अथवा कीटोन में पृथक हो जाता है। और इसीलिए शुद्ध अवस्था में एल्डिहाइड तथा कीटोनों को प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें हम लेंगे कि एल्डिहाइड तथा कीटोनों में अल्कोहल का एडिशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डिहाइड यहाँ पर हमने लिया हुआ है एसिटल्डिहाइड, और हम इसमें देखेंगे कि इसमें अल्कोहल का एडिशन किस प्रकार से होगा। तो फिर से वही देखना है हमें, अल्कोहल जिसकी संरचना इस हम सामान्य तौर पर लिखेंगे ROH, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो H है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो बाकी बचा हुआ RO समूह है, एल्कोक्सी समूह है, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। उसी तरह से कार्बोनिल समूह की संरचना हमें पता चल गई है, और यहाँ पर हम देखें कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है जबकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो दिखाई दे रहा है किस तरह से जो हाइड्रोजन है वह जाकर ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, जबकि जो एल्कोक्सी समूह है वह जाकर कार्बन से अटैच हो जाएगा। और इस तरह से हमें एक माध्यमिक संरचना प्राप्त होती है। और इस तरह से में हम देखेंगे कि जो कार्बन है उससे एक तरफ एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ एल्कोक्सी OR समूह जुड़ा हुआ है, तथा एक तरफ यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है तो यह अल्कोहल का एक प्रकार हुआ, और चूंकि यहाँ पर एल्कोक्सी समूह भी उपस्थित है तो इसे हम कहते हैं एल्कोक्सी अल्कोहल। और इसका एक विशेष नाम भी है, इसे हेमी एसिटल भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का के साथ जब अल्कोहल का एडिशन होता है तो यहाँ पर हमें हेमी एसिटल प्राप्त होते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया यहाँ पर रुकती नहीं है, यहाँ पर इसके आगे और भी रिएक्शन होगी, और यहाँ पर अल्कोहल का अब दूसरा अणु क्रिया में भाग लेगा। और वहाँ पर फिर से हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर हेमी एसिटल हमें मिला है, इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऋणावेश हो, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस पर ऋण आवेश है, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर पुनः जो
यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऋण आवेश और उसके पास लोन पेयर देने के लिए है, इसलिए जो फिर से अल्कोहल आने वाला है उसका जो हाइड्रोजन है वह इससे जुड़ जाता है। और जैसे ही यहाँ पर इससे ये जुड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OH पहले से है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हम जानते हैं कि बिल्कुल अस्थायी अवस्था होती है, और वैसे ही यहाँ पर जो ऑक्सीजन है दोनों हाइड्रोजन को लेकर पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेकर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, पुनः कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह से जो दूसरे अल्कोहल समूह का अब जो एल्कोक्सी भाग बचा हुआ था वह जाकर फिर से कार्बन से जुड़ जाता है। और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर अब जो नई संरचना हमें प्राप्त हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 एल्कोक्सी समूह यहां पर जुड़े हुए हैं। और यह भी आप देखें कि यहां पर दोनों एल्कोक्सी समूह हैं वह एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है तो यहां पर डाई एल्कोक्सी तो है ही, लेकिन साथ में हम यहां पर प्रीफिक्स के तौर पर जेम लगाएंगे, क्योंकि यहां पर दोनों एल्कोक्सी समूह एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर इसकी संरचना हो जाएगी जेम डाई एल्कोक्सी, ये समूह हुआ। और साथ ही साथ ये जो संरचना होती है उसे कहा जाता है एसीटल। इसके पहले जब हमने देखा था कि जब हमारे कंपाउंड में एक एल्कोक्सी समूह और एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ था तो उसे हेमी एसीटल कहा गया। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 एल्कोक्सी समूह जुड़े हुए हैं और इस संरचना को हम कहते हैं एसीटल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है उस पर जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ, तो वहाँ पर अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल क्रिया करते हैं और जो फाइनल उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो होता है एसीटल। यही क्रिया हम कीटोन के साथ भी देख सकते हैं। कीटोन की संरचना में जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है एसीटोन, जिसकी संरचना है CH3 C++ OCH3। अब यहाँ पर जो अल्कोहल होगा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं होगा बल्कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, जैसे कि हमने लिया है इथिलीन डाईऑल, जिसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। जब इसकी क्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एसीटोन का जो ऑक्सीजन है, कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन है, तथा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इथिलीन डाईऑल है, तो डाईऑल के जो दोनों हाइड्रोक्सिल समूह हैं उनके दोनों हाइड्रोजन जो हैं, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल के 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन तथा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और बाकी का जो रेस्ट ऑफ स्पीसीज है वह इसके साथ कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाता है। और इस तरह से यहाँ पर जो संरचना प्राप्त होती है, चूँकि यह इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पर अटैच हुआ है इसलिए हम इसको कहेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये जो पूरी संरचना कहलाती है वो होती है कीटल, क्योंकि कीटोन से फॉर्म हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ही अल्कोहल के साथ योगात्मक उत्पाद देते हैं।